देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ही झूठ को, प्रखंड को, पाखंड को शोर मचाकर दिखाने की जरूरत रही है। हमने जैसे पहले देखा, और एक बार फिर उसी जुमले के अंतर्गत महिला आरक्षण ने भी अपनी खुदकुशी कर ली। जैसे जुमला साबित हुआ 2 करोड़ रोजगार देना, जैसे जुमला साबित हुआ 15 लाख खाते में आना, जैसे जुमला साबित हुआ बुलेट ट्रेन का माया जाल देश में बिछ जाना, जैसे जुमला साबित हुआ किसानों की आय दुगनी हो जाना, ठीक उसी प्रकार महिला आरक्षण के द्वार और दरवाजे को बंद करने का काम 2 शर्तें लगाकर जनगणना और परिसीमन के माध्यम से उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसका विरोध करने के लिए आज हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपका विरोध है तो आपके जो नेता है उसने तो इस बिल को समर्थन दिया है। बिल को समर्थन दिया है आज की डेट में लागू करने के लिए और आरक्षण के साथ लागू करने के लिए, इसके लिए नहीं कि आप इसको आंकड़ा, जनगणना और परिसीमन में उलझाकर अगले 10 साल के लिए धक्का मार देने के लिए। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि आप जातिगत जनगणना के आधार पर इसको लागू करें और परिसीमन जैसी शर्त इसमें से हटा दें, जिससे आने वाले 5 राज्यों में और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये पारित होकर महिलाएं अपना राजनीतिक अधिकार देश में प्राप्त कर सकें। खास तौर पे आप महिलाओं के बारे में बात करें तो आने वाले चुनाव में प्रियंका जी को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रियंका जी के पास बड़ी जिम्मेदारी है, महामंत्री हैं हमारे संगठन में और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की प्रभारी हैं। तो अभी जो प्रदेश, देखिए, भविष्य के गर्त में जो प्रश्न के उत्तर छुपे हुए हैं, मैं समझती हूँ कि आज मैं उसकी आधिकारिक रूप से मुझे ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसके बारे में कोई आंसर करूं। खास तौर पे आप गुजरात आई है तो गुजरात में अभी जो लव मैरिज हो रहा है उसमें माता पिता का जो वहाँ पे अटेंडेंस होना आवश्यक है, आप मानते हैं इस चीजों पे? देखिए, इस देश के संविधान ने 18 साल के बाद युवाओं को ये अधिकार दिया है कि वो अपनी स्वतंत्रता के अनुसार शादियां कर सकते हैं, और ये अच्छी बात होगी कि यदि माँ बाप के अपने समर्थन के साथ वो अपने शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करें, और यदि नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, इनको भी हमें समझना चाहिए। तो गुजरात में कांग्रेस है और सरकार के सामने ये मुद्दा रखेगी? देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर है, मुझे लगता है मुझसे बेहतर इस प्रश्न का आंसर ये लोग दे पाएंगे। खास तौर पे आप गुजरात पे आइए, कल ही अहमदाबाद में घटना सामने आई थी, स्पा में जो लड़की है उस पर हमला हुआ, क्या कहेंगे उसको? देखिए, कार्यकारी महिला वो भीड़ में भी आज इस देश में सुरक्षित नहीं है। अकेले में तो खौफ है ही कि कब कौन आके कहां उसके अस्मिता के साथ खेल जाएगा, लेकिन भीड़ में भी सुरक्षित नहीं है। क्यों? ये प्रश्न सबसे ज्यादा गंभीर है। क्यों हमारे देश में पुरुषों की मानसिकता इतनी हावी हो गई है कि वो समाज में बराबरी का दर्जा देना तो दूर, महिलाओं पर आक्रमण करने के लिए आ गए। सबसे बड़ा उसका जो कारण है वो ये है कि जब बड़े बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के और उन लोगों के जो महिलाओं के साथ आरोप करते हुए सीधे दिखते हैं, उन पे भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई ये पार्टी नहीं लेती है, बल्कि उनको संरक्षण देने का काम करता है, तो दूसरे लोगों की भी हिम्मत बढ़ती है। क्या कहेंगे, राष्ट्रपति ने अभी महिला आरक्षण बिल का मंजूरी दी, आप क्या कहेंगे? कि राष्ट्रपति ने मंजूरी दिया, और मुझे लगता है कि इस राष्ट्रपति जैसे पद पे मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस आदिवासी समुदाय को वो स्वयं नेतृत्व करती हैं, वो किस तरीके से कठपुतली करार कर दिया उनको भारतीय जनता पार्टी ने। मणिपुर पे वो मौन रही, नए पार्लियामेंट के उद्घाटन समारोह से उनको वंचित रखा गया। केवल उनके एक महिमा मंडित करके एक दलित महिला को हमने राष्ट्रपति बनाया, उसका क्रेडिट लेने का आप काम कर रहे हो, लेकिन उसी समुदाय की दलित बहन, बेटी, महिला पर इस देश में अत्याचार होता है तो उस अत्याचारियों के समर्थन पे भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े नजर आते हैं। राजस्थान में भी दिन प्रतिदिन की घटनाएं सामने आ रही, भाजपा अक्सर लगा रही है कि कांग्रेस कुछ भी नहीं कर रही। देखिए, इससे हमें साथी बहुत ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है। प्रश्न ये है कि कोई भी ऐसा राजस्थान में केस बता दीजिए जिस पे अत्याचार हुआ हो और वो अत्याचारी जेल के अंदर ना हो, एफआईआर ना करी गई हो। महिला को केवल इसका रेप, उसका रेप, इस प्रदेश में इसकी सरकार है, इसका रेप, और इस प्रदेश में इसकी सरकार नहीं है, इसका रेप, इसमें बांधने की कोशिश मत करिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हाल ही की घटना है, मत जाइए पीछे। एक 12 साल की लड़की महाकाल के मंदिर में 8 घंटे तक किस हालात में घूमती रही, मुझे शर्म आती है। आप मध्य प्रदेश के नेता मंदिरों में जाकर भारत माँ की जय के नारे लगवाकर वोट देने की बात करते हैं, लेकिन वो बेटी जिस दर्द और वेदना से गुजर रही थी, उसकी बॉडी से, उसके शरीर से एक एक बूंद जो लहू की गिर रही थी, इस देश की भारत माता रो रही थी, और कोई बोलने वाला तैयार नहीं है। कभी उसको यूपी का बता दे रहे हैं,
कभी उसको ये कह दे रहे हैं कि मानसिक रूप से वो विकसित है, कभी कह दे रहे हैं कि नहीं वो तो जानते ही नहीं है कहाँ से आई हुई है। बाद में जब खुलासा होता है और पता चलता है कि दलित वर्ग की बेटी है, तो केवल दलित आदिवासी है इसलिए आप उसको संरक्षण नहीं देंगे, आप उसके ऊपर हो रहे अत्याचार पे बात नहीं करेंगे। बात करना तो दूर, मुख्यमंत्री हवाला जानकारी लेने तक को तैयार नहीं है। और चुनावी भाषणों में आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, लाडली बहना की बात करते हो, 250 रुपया रक्षाबंधन पे डालकर आप उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते। तो वो ये थी कि हमारी यदि पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो हम महिला आरक्षण विधेयक को संविधान बनाकर इस देश की आधी आबादी को उसका हक प्रदान करेंगे। लेकिन क्या होता है, साल निकल जाता है, 2016 में आदरणीय सोनिया गांधी जी पहल करती हैं। मार्च के महीने में 8 तारीख को, जिस दिन हम पूरे देश में पूरे विश्व में महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, वो एक चिट्ठी लिखती हैं। चिट्ठी लिखती है इस देश के पंत प्रधान को और उसमें वो कहती हैं कि मोदी जी, राज्यसभा में ये बिल जिंदा है जिसको कांग्रेस की सरकार ने पालन किया था और महिलाओं को हक देने का काम किया था। आप हमेशा बात करते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए, लेकिन इस देश की आधी आबादी के शामिल हुए बिना इस देश में मैक्सिमम गवर्नेंस की बात हम कैसे कर सकते हैं। आप रोड़ा मत बनिए, देश की जनता ने आपको वोट दिया है जिसमें आधी आबादी महिलाओं की भी है, और आप वो रास्ते खोलिए, हम कांग्रेस पार्टी के लोग आपको उसमें समर्थन देंगे। लेकिन मोदी जी के कान में जूं तक नहीं रेंगती। राहुल जी इससे आगे बढ़ते हैं, 2017 में एक बार पुनः चिट्ठी लिखते हैं, पत्र लिखते हैं देश के पंत प्रधान मोदी जी को कि मानसून का जो सत्र चल रहा है आप इसको बुलाइए और हम आपको इसमें समर्थन देंगे। आप चर्चा कीजिए, महिला आरक्षण बिल पारित कीजिए, क्योंकि ये बिल जब राज्यसभा में पारित हुआ था तो आपके जो भारतीय जनता पार्टी के उस समय के नेता थे उनको इसका समर्थन प्राप्त था। और अरुण जेटली जी ने ये बात कही थी, ये भारतीय हिंदुस्तान की आजादी के बाद इतिहास में ये बिल दर्ज होगा जब महिलाओं को ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सेदारी राजनीतिक तौर से हम संसद में प्रस्तुत करेंगे। क्या होता है, कोई पता नहीं चलता। पार्टी के नेता मौन धारण कर लेते हैं, जबकि केवल विपक्ष नहीं, इनकी खुद की पार्टी के लोग। उमा भारती जी, मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ, जब ये बिल लेकर आए और मध्य प्रदेश रैली में पहुंचे तो उमा भारती जी सुबह ट्वीट कर देती हैं कि हे महामानव, पिछड़े वर्ग को अपने आप को जब वोट चाहिए होते हैं तो आप बताते हैं, लेकिन जब उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने की बात होती है तो आप बिल में से उसको क्यों गायब कर देते हैं। इन्हीं की पार्टी में जो सरकार में हिस्सेदारी रखती हैं अनुप्रिया पटेल जी ये बात करती हैं कि भैया ओबीसी के लिए क्यों आपने क्लॉज नहीं लेकर आए, क्यों नहीं आप बात करते हैं। इसलिए मेरा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए है, आप सबने देखा होगा जिस दिन नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, चूंकि हमारे यहाँ प्रदेश में एक नया सिस्टम लागू हो गया है इवेंट मैनेजमेंट का, किस तरीके से बड़े बड़ी बातें की जाएं, बड़ा बड़ा लोगों को सपने दिखाए जाएं और जब हकीकत आए तो धराशाही हो जाए उन्हीं जुमलों के जैसे जो पूर्व में हुआ। हम सब ने देखा 2 करोड़ रोजगार किसी को मिले क्या, 15 लाख किसी के जेब में आया क्या। इस देश में किसान आज भी अपनी उपज की मूल्य लेने के लिए दर दर भटक रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। बुलेट ट्रेन क्या हिंदुस्तान के शहरों में जगमगा गई, डॉलर और रुपया का क्या स्थिति है ये आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। मोदी जी, इस देश में किसान हैं, जब आप किसानों के लिए बिल लेकर आए थे तो क्या आपने उसमें कोई नियम डाले थे कि कौन सा किसान किस प्रकार की खेती करता है। लेकिन क्या आपको ये मालूम नहीं है इस देश में महिलाएं हैं जो आधी आबादी हैं, और 2019 के चुनाव के बाद तो ये लोगों ने कहा कि सबसे ज्यादा युवा महिलाओं ने और युवा वोटरों ने आपको चुना और आपकी सरकार बनाने में आपकी मदद की। तो क्या आपका ये फर्ज नहीं बन जाता कि आप अपने कार्यकाल में उन महिलाओं को जिन्होंने आप में विश्वास दिखाया था उनको राजनीतिक तौर से सशक्तिकरण का हथियार इस संविधान में बिल लाने के माध्यम से आप करें। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, हमने हमेशा किया है, हमसे जितना बना है। इस देश में यदि पहली प्रधानमंत्री की कोई बात करे तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी। इस देश में पहली गवर्नर की यदि देने की बात करें तो सरोजिनी नायडू के रूप से कांग्रेस पार्टी ने दिया। इस देश में यदि मुख्यमंत्री की बात करें तो मैडम कृपलानी के तौर पे कांग्रेस पार्टी ने किया। देश में पहली राष्ट्रपति की बात हो तो इस देश में प्रतिभा पाटिल के रूप में किसी ने इनिशिएटिव लिया तो वो कांग्रेस पार्टी ने लिया।
पहली स्पीकर की यदि बात हो तो मीरा कुमार के माध्यम से हमने एक स्पीकर इस देश में दिया। हमें एक उदाहरण ऐसा बता दीजिए। छाया चित्र खिंचाया गया, बड़े बड़े लोगों और महिलाओं को, सेलिब्रिटीज को संसद में बुलाया गया, लेकिन मुझे शर्म आती है। शर्म इस बात से आती है कि जो चुनी हुई महिलाएं सो कॉल्ड हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ताकतवर अपने आप को मानती हैं, वो इनके मंत्रालय में मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, लेकिन महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर हमेशा मौन धारण कर लेती हैं, मौन धारण कर लेती हैं। मुझे शर्म आती है कि जिस दिन ये बिल पास हो रहा था उस संसद में इस देश की सबसे होनहार बेटियों को, जिसको दिल्ली पुलिस ने भी बता दिया है कि यौन शोषण के किसी भी मामले में ये जो शख्स हैं ब्रजभूषण जी, इन्होंने एक भी ऐसा समय नहीं छोड़ा जब इन्होंने यौन शोषण का बहाना लेकर महिलाओं को परेशान न किया। ये भी उस पार्लियामेंट में मौजूद रहते हैं। और जब बहस उस पार्लियामेंट में महिलाओं के विषय पे होती है तो कौन शुरुआत करता है? निशिकांत, एक ऐसा व्यक्ति जो चुनी हुई महिला विधायक में कोई प्रधान आज तक महिला नहीं बनी, वो क्या हिस्सेदारी हमें राजनीतिक तौर से देंगे? और ये भी एक जुमला फिर से साबित हो गया। मैं जिस तरीके की ये लोगों ने बात की कि जनगणना कब होगी पता नहीं, 21 में होने वाली थी वो अभी तक हुई नहीं, 24 के चुनाव हो गए, 24 में जब होगी उसके बाद होगी तो 26-27 हो जाएगी, उसके बाद जब डिलिमिटेशन लागू होगा। क्यों इन चीजों में उलझाया जा रहा है? आपकी सरकार बनेगी क्या जो आज से 10 साल बाद का एक बिल आपने ऐसा थोप दिया है? रस्ते दरवाजे महिलाओं की प्रथम पंक्ति में आकर राजनीति में सपने को साकार करने वाले को आपने बंद कर दिया है। इसी की संदर्भ में आज हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने थी। और एक और बात ये समझ में आती है कि जो ओबीसी की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, जब राहुल गांधी जी ओबीसी पिछड़े वर्ग के आधार पर जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो ये पीछे क्यों हो जाते हैं? हमको इन सबको समझना चाहिए और जागरूक होना चाहिए कि देश की आधी आबादी के साथ ये खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा। आपने मुझे यहाँ पर इतने धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। कि कयास लगाने का प्रयास किया जाता है और जिस दिन सदन में महिला बिल आता है हम सब के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। औंधे मुंह हमारी वो ख्वाहिशें गिर जाती हैं कि हम भी राजनीतिक सत्ता में अपनी हिस्सेदारी प्राप्त करेंगे। क्यों? क्या कारण रहे? कारण ऐसे, एक तो जनगणना और दूसरा परिसीमन। दो ऐसी शर्तें लगा दी जाती हैं जिसका खुद भारतीय जनता पार्टी के जो महिला नेता हैं उनको भी पता नहीं होता कि कब पूरी होंगी और कब ये बिल अमली जामा पहनाया जाएगा। इसके थोड़ा पीछे चल के मैं आपसे बात करना चाहूंगी। आप सभी जानते हैं कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवेश में न केवल सशक्तिकरण की बात की बल्कि हमेशा देने का काम भी किया है। और ये आज से नहीं, 1931 के कराची सम्मेलन में गांधी जी की उपस्थिति में नेहरू जी ने इस बात को याद दिलाया कि इस देश में यदि हमें आजादी चाहिए तो आजादी के साथ साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं की बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए और उन्हें मतदान का भी अधिकार मिलना चाहिए। हमारी सरकार बनती है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होता है और जब दूरदृष्टि रखने वाले हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी सत्ता प्राप्त करते हैं तो वो इस बात को समझते हैं कि जब सत्ता का हस्तांतरण करना हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना हो तो हम इस देश की बेटियों को, भारत की महिलाओं को, हमारे हिंदुस्तान की आधी आबादी को बिना शामिल किए सत्ता का हस्तांतरण समाज में अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। इसी सोच के माध्यम से वो नगरीय निकाय में और पंचायती राज में महिलाओं के 33% आरक्षण की बात करते हैं और हम पार्लियामेंट में ये बिल लेकर आते हैं। लेकिन राजीव जी की उस सोच को तब धक्का लगता है, तब लोकसभा में तो ये बिल पारित हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में 7 वोटों से हम इस बिल को पास करने में हार जाते हैं। और मुझे बताते हुए आज शर्म आती है कि जो लोग आज बात कर रहे हैं कि हम महिला आरक्षण बिल लेकर आए हैं, और वो जो 7 लोग थे उसमें से 4 लोगों के नाम मैं आपको बताना चाहूंगी। नंबर 1 आज हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय वाजपेयी जी। नंबर 2 लाल कृष्ण आडवाणी जी।
नंबर 3 राम जेठमलानी जी, नंबर 4 जसवंत सिंह जी। ये कौन है, किस पार्टी के नेता हैं? ये वही लोग हैं जिनकी सोच महिला विरोधी है, जिनकी का आंकड़ा है ये वो 33% से ज्यादा बढ़कर 40 और 44% पर पहुंच जाता है। तब हम ये भी कह सकते हैं कि आपने आधी आबादी के हुनर को पहचाना, नेतृत्व शक्ति के लिए काम किया, तो न केवल आरक्षित सीटों पर बल्कि बिना आरक्षित सीटों पे भी महिलाएं अपनी चुनाव की शक्ति में गईं, अपनी इच्छा शक्ति को पूरा किया, लड़ी और जीत कर आई। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। क्या होता है इस देश में, यूपी में सरकार बनती है। सोनिया जी का ये सपना होता है कि राजीव जी के अधूरे सपने को, जो आधा तो वो पूरा कर चुके थे, लेकिन उसको पूरा एक बार पुनः विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण के माध्यम से हम पूरा करें। वो इसलिए कि जो हमारी दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं ये आपने महिला बिल विषय संबोधन करશે સાથે અમારા રાજકોટ શહેરના પ્રમુખ સંજયભાઈ અજુડિયા, રાજકોટ શહેરના મહિલા પ્રમુખ દીપ્તિબેન સોલંકી અને નૈનાબેન જાડેજા જે અમારા કોંગ્રેસના આગેવાન છે અને મારા સહપ્રવક્તા હર્ષદભાઈ રાવલ। હવે હું આ સંબોધન કરીશ પ્રતિભાબેનને જે